नमस्कार, जोहार। और भी है राहें में मैं कीर्ति चौहान आपका स्वागत करती हूँ। इस कार्यक्रम के माध्यम से हम उन दर्शकों की मदद करना चाहते हैं जो अपने ज़िंदगी में उस पड़ाव पर हैं जहाँ पर वो अपने करियर का किसी न किसी तरीके से डिसीज़न ले रहे हों। हम अलग अलग सब्जेक्ट, अलग अलग कोर्सेज़ के बारे में जानकारी लेकर के आते रहते हैं। हमारे जो मेहमान होते हैं वो उस पर्टिकुलर करियर फील्ड के एक्सपर्ट होते हैं। जैसे कि हमारा आज का टॉपिक है जंतु विज्ञान में करियर की संभावनाएं। और हमारी आज की मेहमान हैं कैप्टन डॉक्टर प्रिया श्रीवास्तव, जिन्होंने अपने MSc, BSc और PhD की पढ़ाई गोरखपुर यूनिवर्सिटी से की है। ये MSc में गोल्ड मेडलिस्ट रह चुकी हैं। इसके अलावा PhD A ग्रेड थीसिस रह चुकी हैं और फ़िलहाल ये सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज डिपार्टमेंट ऑफ जूलॉजी में प्रोफेसर हैं। नमस्कार मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मैम, जूलॉजी का जो डिवीज़न होता है, यानी कि बॉटनी और जूलॉजी, बायोलॉजी का जो डिवीज़न होता है, ये 12th के बाद होता है। 12th तक बायोलॉजी ही सब्जेक्ट रहता है। तो जिन बच्चों ने 11th 12th में फिज़िक्स, केमिस्ट्री, बायो ये ऑप्ट किया है, आगे चल कर के जूलॉजी में करियर बनाना है तो यही बच्चे ऑप्ट कर सकते हैं। तो कौन कौन से ऐसे वैरायटी ऑफ कोर्सेज़ अवेलेबल हैं उन बच्चों के लिए जो 12th के बाद जूलॉजी को करियर लेकर के आगे बढ़ना चाहते हैं? बहुत अच्छा ये विषय है आज की डेट में। अगर हम लोग बात करें, बहुत सारे बच्चे अभी 12th पास करके निकले हैं और सर्टेनली इस फील्ड में अपना करियर ऑप्शंस ढूंढ रहे होंगे। जी एंड थैंक यू फॉर दैट कि आज ये प्लेटफॉर्म मिला जहां बच्चों को ये गाइड कर सकें, मार्गदर्शन दे सकें कि जूलॉजी या जंतु विज्ञान में वो आगे क्या कर सकते हैं अगर उन्होंने बायोलॉजी ऑप्ट किया हुआ है क्लास 12th में। क्लास 12th के बाद से स्पेसिफिकली अगर आ जाएं, ग्रेजुएशन की हम लोग बात करते हैं या अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की बात करते हैं, उसमें जूलॉजी एज बैचलर ऑफ साइंस जो है वो सबसे कॉमन है, जो ज़्यादातर बच्चे उसको ऑप्ट करते हैं। लेकिन कुछ कोर्सेज और भी हैं जो तुरंत से जा सकते हैं, जिसमें फॉरेंसिक साइंसेज में अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज होते हैं, उसमें भी जा सकते हैं। जिन बच्चों को अपराध शाखा विज्ञान जिसको बोलते हैं, जिन बच्चों को उस तरफ इंटरेस्ट होता है कुछ खास तरह से, उसमें जा सकते हैं। और अगर ये है कि जूलॉजी प्रॉपरली आना है, आगे पढ़ना है, इसमें पढ़ाई करनी है, तो बैचलर कोर्स बेस्ट रहता है आफ्टर 12th। अगर वो किसी और तरीके से बॉटनी नहीं पढ़ना चाहते या वनस्पति विज्ञान में नहीं जाना चाहते, जंतु विज्ञान पे फोकस किए हुए हैं, तो बैचलर कोर्स बेस्ट रहता है। BSc इन जूलॉजी या अंडर ग्रेजुएट कोर्स इन जूलॉजी बोलते हैं। जी मैम, मैम आपने बताया कि क्या क्या कोर्सेज अवेलेबल जूलॉजी में, जैसे कि फोरेंसिक साइंस हो गया या फिर अंडर ग्रेजुएट में एक तो BSc जूलॉजी है ही। तो मैम इनके लिए कौन कौन से अच्छे कॉलेजेस हैं? क्योंकि कई बार होता है कि पेरेंट्स और बच्चों को पता भी है कि हमें यही कोर्स ऑप्ट करना है, लेकिन उसके अच्छे कॉलेजेस की जानकारी नहीं होती। ठीक बात है, बहुत सारी चीज़ें इस समय अभी हम लोग देखें तो वेबसाइट पे अवेलेबल होती हैं, लेकिन बच्चे ज़रूर से थोड़े कन्फ्यूज़ रहते हैं। जैसे अगर हम लोग इस पर्टिकुलर बेल्ट की बात करते हैं, झारखंड की बात कर रहे हैं, तो झारखंड में बैचलर ऑफ साइंसेज बेस्ट है। अगर हम लोग देखें तो सेंट ज़ेवियर्स कॉलेज है, निर्मला कॉलेज में बहुत अच्छी पढ़ाई होती है इसकी। साथ में जमशेदपुर वुमेंस यूनिवर्सिटी है, रांची यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, लेकिन ये हमने एक मेरिट के हिसाब से बताया कि ये सारे कॉलेजेस ऑप्ट कर सकते हैं। इसके अलावा अगर देखा जाए तो कुछ प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी हैं ऑल ओवर। अगर पूरे इंडिया में बच्चा करना चाहता है, बाहर जाना चाहता है, तो भी बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसको हम लोग धीरे धीरे डिस्कस करेंगे। लेकिन अगर इसमें बात कर रहे हैं, ऑल ओवर इंडिया की बात कर रहे हैं, तो कुछ एंट्रेंस एग्ज़ाम्स होते हैं स्पेसिफिक जो देने पड़ते हैं, बच्चों को क्वालिफाई करना पड़ता है और उसके बाद ही इस किसी जगह में एडमिशन्स होते हैं। तो अगर हम लोग सिर्फ झारखंड की बात करते हैं तो झारखंड में अभी करंट में CUET है, एक कॉमन अंडर ग्रेजुएट एंट्रेंस टेस्ट होता है, जिसके माध्यम से ये कोर्सेज़ को ऑप्ट किया जा सकता है अलग अलग कॉलेजेस में। उनमें जो स्कोर आता है उसके हिसाब से वो अपने कॉलेज ऑप्ट कर सकते हैं और कॉलेज में इस तरह आगे से अपने बैचलर्स की पढ़ाई कर सकते हैं। मैम एलिजिबिलिटी क्या होता है इन बच्चों का जो इनमें जाना चाहते हैं? एज लिमिट, क्या परसेंटेज आना चाहिए 12 में और कितने कट ऑफ में ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कॉलेज? वैसे तो 50% रखा गया है मिनिमम एलिजिबिलिटी, अगर परसेंटेज ऑफ मार्क्स की बोलते हैं। जी मैम। तो 50% है। एज कैटेगरी जो है नॉर्मली 12th पास बच्चे या 12th अपियरिंग भी भरते हैं बच्चे, तो एज 18+ मोस्ट ऑफ द इंस्टीट्यूशंस में वो कंसिडर किया जाता है। और साथ में अगर हम लोग बात करें कि एंट्रेंस एग्ज़ाम्स की तैयारी या एंट्रेंस एग्ज़ाम्स में आने के लिए, तो ये बेसिक एलिजिबिलिटी है कि 50% मार्क्स होने चाहिए उनके क्लास 12th में, और अगर नहीं भी हैं तो 11th में जो मार्क्स आए हैं उसके बेसिस पे भी 12th अपियरिंग बच्चे भर सकते हैं। और जो एज की कंडीशंस हैं वो एज इट इज़ 18+ ही जाता है ये सारे कोर्सेज़ के लिए।
जी मैम। मैम आप बता रही थी कि CUET के थ्रू भी बहुत सारे कॉलेजेस में जाते हैं। हाँ, तो मैम जिन कॉलेजेस का आपने नाम लिया जैसे निर्मला कॉलेज और सेंट जेवियर्स कॉलेज, CUET में तो बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट कुछ कॉलेजेस हैं जो उसमें नहीं हैं, वो अपना खुद से एग्जाम्स कंडक्ट कराते हैं। एग्जैक्टली। तो इन कॉलेजेस में मैम क्या क्राइटेरिया है? अभी तो बहुत सारी जगहों पे ऐसा हुआ है कि CUET को, चूंकि ये सेंट्रल यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट की तरह से सेंट्रलाइज यूनिवर्सिटीज के लिए था, लेकिन बहुत सारे कॉलेजेस अभी इसके मार्क्स को भी कंसिडर कर रहे हैं। वो उनकी सेपरेट वेबसाइट पे जा करके देखना पड़ेगा। फॉर्म्स वो अपने निकालते हैं और उनके फॉर्म्स भरने पड़ते हैं। अगर वहाँ पर कोई प्रावधान है उनका कि वो पर्सनल फिर से CUET देने वाले बच्चों का वापस से एंट्रेंस अपने वहाँ लेंगे, तो उनकी वेबसाइट पे जरूर मेंशन होता है। अदरवाइज सिर्फ फॉर्म्स भर करके CUET के स्कोर से भी एडमिशन्स प्रॉपरली होते हैं। जी मैम। हाँ जी मैम जो इन एंट्रेंस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर CUET की अगर पर्टिकुलरली बात कर ले, तो इसके प्रिपरेशन में मैम कितना टाइम लगता है और बच्चे क्या प्रिपेयर करें? अगर जूलॉजी में एडमिशन लेना है तो क्या 11th-12th की बुक पढ़नी पड़ेगी, NCERT की क्या प्रिपरेशन करनी पड़ती है? एकदम NCERT बेस एकदम स्टिक करके चलना है बच्चों को। आज की डेट में अगर हम लोग देखें, जो बच्चे बायो लिए हुए हैं, अगर वो नीट के एग्जाम्स भी देते हैं, मेडिकल एंट्रेंस भी देते हैं, तो NCERT ही स्टिक करके चलना है। उसके अलावा थोड़ा बहुत क्वेश्चंस जो होते हैं वो केमिस्ट्री से, फिजिक्स से, एक एप्टीट्यूड देखने के लिए उनका होता है। क्योंकि जोलॉजी एज अ होल अगर हम लोग बात करें तो सिर्फ जोलॉजी, सिर्फ इसमें जंतु विज्ञान नहीं है। विज्ञान अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लेकर के जाता है सारी चीज़ों को एक साथ, होलिस्टिक जिसको हम लोग बात करते हैं, वो लेके चलता है। तो केमिस्ट्री भी है, क्योंकि बायोकेमिस्ट्री एक सेपरेट हम लोग पढ़ते हैं। बायोकेमिस्ट्री में बच्चा एक अलग से कर सकता है अगर बायो लेकर के आया हुआ है। माइक्रोबायोलॉजी उसमें सब्जेक्ट है एज इट इज़। तो फिजियोलॉजी है अलग से सब्जेक्ट। तो ये सारी चीज़ें कहीं ये केमिस्ट्री, फिजिक्स, ये सबसे जुड़ी हुई रहती हैं। तो छोटे कुछ 12th लेवल के ही क्वेश्चंस उसमें ज़रूर पूछे जाते हैं इनके भी। एक्सेप्ट बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स भी थोड़ा सा ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। जी मैम। तो मान लीजिए बच्चों का एडमिशन हो गया है BSc में, और उसके बाद फिर अगर कोई ऐसा इंसान है जिसको कि टीचिंग लाइन में अगर करियर बनाना है जूलॉजी सब्जेक्ट ऑप्ट करके, तो उसके लिए मैम क्या प्रोसीजर है? बहुत सारे ऑप्शंस हैं वैसे तो। जैसे अभी हम लोग जस्ट बात करते CUET की एग्ज़ाम्स की बात की, और पर्सनल लेवल पे अगर इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस हैं जो अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम्स लेते हैं वो भी चलेगा। और साथ में अगर दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी कॉलेज को ऑप्ट करना है तो DUET भी आता है, दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट भी आता है। और टाइम टू टाइम वेबसाइट्स पे टाइम टू टाइम जहाँ भी अगर देखा जाए तो इसकी इंफॉर्मेशन अवेलेबल होती है कि कब फॉर्म्स निकलेंगे, कब भरना होगा, कब एंट्रेंस एग्जाम्स होगा, उसका सिलेबस क्या होगा। क्योंकि कुछ इंस्टीट्यूशंस की एक अलग डिमांड रहती है। जैसे अभी हम लोग बात करते हैं, एक इंस्टीट्यूट है, अगर हम लोग टिपिकली देख जाएं तो कोलकाता में है, IISER बोलते हैं, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड एजुकेशन रिसर्च। तो ये एजुकेशन रिसर्च के अगर लेता है तो ये सेपरेट एंट्रेंस एग्ज़ाम लेता है अपना, और उसका बेस वही होता है कि जो बच्चा आगे पढ़ना चाहेगा तो वो कुछ खास तौर से केमिस्ट्री, फिजिक्स और भी ज़्यादा थोड़ा एडवांस मोड में पढ़ना पड़ता है। एक ये हो गया। दूसरा हो गया अगर हम लोग हायर एजुकेशन में चले जाते हैं और भी ग्रेजुएशन के बाद, लेकिन ये अभी हम लोग जैसे ग्रेजुएशन लेवल की बात कर रहे हैं, तो ये इंस्टीट्यूशंस हैं। एक इंस्टीट्यूशन है आपका बेंगलोर में जो नेशनल इंस्टीट्यूट है साइंस और रिसर्च के लिए, वो भी थोड़ा सा लेवल उनका थोड़ा सा अपग्रेडेड रहता है अगर हम लोग बात करें एंट्रेंस एग्जाम्स की, कि बच्चा एकदम अंडर ग्रेजुएट कोर्स में आना चाहता है। तो ये सारी चीज़ें हैं। आगे अगर टीचिंग लाइन में आना है तो टीचिंग लाइन के लिए दो ऑप्शंस स्पेसिफिक निकलते हैं। एक आता है प्रॉपर स्कूल की टीचिंग, जिसमें हम लोग ये बात करते हैं, स्कूल टीचिंग की बात करते हैं, 10+2 लेवल तक की टीचिंग की बात करते हैं। उसके बाद आगे हम लोग जो बात करते हैं वो डिग्री कॉलेजेस और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेजेस में टीचिंग की बात करते हैं। दोनों की एलिजिबिलिटी अलग अलग हो जाती है। अगर स्कूल टीचिंग की बात करते हैं तो बच्चा ग्रेजुएशन के बाद B.Ed ऑप्ट कर सकता है, बैचलर्स इन एजुकेशन इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में ऑप्ट कर सकता है, और ये स्कूल टीचिंग के लिए सफिशिएंट होता है। लेकिन अगर 10+2 की टीचिंग करनी है तो ये बोला जाता है कि MSc करके, PG करके, पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स करके तब B.Ed करे तो वो और भी अच्छा रहता है, हायर क्लासेस मिल जाती हैं। लेकिन अगर आना है कॉलेज टीचिंग में, प्रॉपर प्रोफेसर कैडर में आना है, तो इसके लिए थोड़ी लड़ाई लंबी हो जाती है
क्योंकि पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज करने पड़ते हैं, मास्टर्स करना पड़ता है, उसके बाद बहुत तरह के ऐसे एग्जामिनेशंस हैं, जैसे नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट है जो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मिनिमम एलिजिबिलिटी में आता है। उसके बाद आपका स्टेट लेवल के भी बहुत सारे एंट्रेंस टेस्ट हैं, सेट करके आता है, स्टेट लेवल एंट्रेंस टेस्ट आते हैं। अगर बच्चा वो क्वालिफाई किया है तो वो असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल है। जो बच्चे पीएचडी में चले जाते हैं, पोस्ट डॉक्टर या हम लोग बोल सकते हैं डॉक्टरेट में चले जाते हैं एमएससी के बाद, वो बच्चे भी एलिजिबल हो जाते हैं फॉर प्रॉपर कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर कैडर में आने के लिए। वो एकेडमिक्स पकड़ लें, रिसर्च पकड़ लें, तो वो बहुत अच्छा रहता है, वो सारी लाइन बहुत अच्छी रहती है। मैम अगर टीचिंग प्रोफेशन को हटा दें तो मैम जूलॉजी ऑनर्स करने के बाद क्या क्या जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल हैं बच्चों के पास? अभी तो बहुत सारी हो गई हैं। इनिशियली तो बहुत सारे बच्चों को, इसीलिए बहुत अच्छा ये प्लेटफॉर्म है जहाँ ये बताया जा सकता है, जो बच्चे, क्योंकि वोकेशनल कोर्सेज भी आ गए हैं अभी बहुत सारे। जोलॉजी में साथ साथ में वोकेशनल कोर्सेज चलते हैं। वोकेशनल में अगर हम लोग बात करें, पर्ल कल्चर की बात करते हैं, मोती बनाने की, वो सिखाया जाता है कि कैसे पर्ल कल्चर कर सकते हैं, या सेरीकल्चर है, एक्वा कल्चर है, ये सारी चीज़ें बताई जाती हैं वोकेशनल कोर्सेज में। कि अगर बच्चा तुरंत से एंटरप्रेन्योरशिप में भी जाना चाहता है, कि अपना कोई प्रॉपर प्रोडक्ट बनाना चाहता है या स्टार्टअप में जाना चाहता है, तो अभी बहुत सारे कोर्सेज हैं जो जोलॉजी पढ़ते के साथ साथ में ये वोकेशनल कोर्सेज इंक्लूसिव हैं उसी में, जो आगे ये इसमें काम करेंगे। तो या तो स्वयं कोई काम शुरू कर दे, या फिर इनसे रिलेटेड किसी इंडस्ट्री में भी काम कर सकता है, इमीडिएट उसको अपॉइंटमेंट्स होंगी। उसके बाद बच्चा जोलॉजिकल पार्क्स में जा सकता है, एज वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशनिस्ट की तरह काम कर सकता है। बहुत सारे जू क्यूरेटर्स होते हैं जो ग्रेजुएट लेवल पे ही ले लेते हैं बच्चों को। तो ये काफ़ी सारी अभी लाइंस हैं जो जस्ट आफ्टर ग्रेजुएशन, अगर टीचिंग लाइन नहीं ऑप्ट करना चाहता है तो उसमें आराम से जा सकता है बच्चा। मैम अगर पब्लिक सेक्टर और प्राइवेट सेक्टर दोनों की सेपरेटली बात करें तो पब्लिक सेक्टर में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल? पब्लिक सेक्टर में इफ़ वी आर टॉकिंग अबाउट कि अगर तुरंत जॉब में आना चाहता है बच्चा, तो पब्लिक सेक्टर में स्पेसिफिक है, जैसे बहुत सारे ऐसे मेडिसिन बनाने वाले या ड्रग हाउसेज जिनको हम लोग बोलते हैं, वहाँ पे एज लैब टेक काम कर सकता है, लैब टेक्नीशियंस की जॉब होती है। बहुत सारे जैसे मलेरिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पर भी एज लैब टेक्नीशियन काम कर सकता है। और ये मलेरिया से रिलेटेड प्रोग्राम जो है वो ऑल ओवर इंडिया बहुत सालों से चल रहा है, और इसमें बहुत सारे एज इट इज़ कोऑर्डिनेटर्स की ज़रूरत पड़ती है, तो वो ग्रेजुएशन के तुरंत बाद बच्चे उसको ज्वाइन कर सकते हैं। तो लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज़ पहले शायद कम रहती थी, लेकिन अभी बहुत सारे सेक्टर्स में, क्योंकि जोलॉजी एज अ सब्जेक्ट के साथ बच्चा फिजियोलॉजी पढ़ रहा है, बच्चा बायोकेमिस्ट्री पढ़ रहा है, बच्चा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स पढ़ता है, तो वो इन सब में से रिलेटेड जितनी भी फील्ड्स हैं उसमें किसी में भी जा सकता है, या अपना जो भी हमने जस्ट बात की एंटरप्रेन्योरशिप में जा सकता है, स्टार्टअप्स अपने कर सकता है आराम से। मैम प्राइवेट सेक्टर में आप बता रही थी कि बहुत सारी कंपनीज भी होती हैं जो हायर कर लेती हैं स्टूडेंट्स को, तो मैम क्या पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं बच्चे प्राइवेट पैकेज ग्रेजुएट लेवल पे? तो हम लोग बहुत ज़्यादा नहीं एक्सपेक्ट कर सकते हैं, फिर भी जो बच्चे एकदम स्टार्ट करना चाहते हैं और साथ साथ में और उसमें आगे काम करना चाहते हैं कि अपग्रेड करते करते, तो मिनिमम पैकेज 4 लाख से स्टार्ट होती है। इट कैन गो टू 12 लाख डिपेंडिंग अपॉन कि किस तरीके की आपकी एक्सपर्टीज़ है आपके सब्जेक्ट में, या जिस चीज़ के लिए आपको बुलाया जा रहा है उसमें कैसी एक्सपर्टीज़ है, उसमें वो 12 लाख तक भी जा सकता है। 4 to 12 लाख के बीच का रहता है इन जनरल। जी मैम, हमने बात कर ली कि इंडिया में कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, झारखंड में स्पेशली कौन कौन से बेस्ट कॉलेजेस हैं, बट बहुत सारे बच्चे होते हैं जिनको कि बाहर जाना रहता है, जो अब्रॉड में ही पढ़ना चाहते हैं। तो मैम जूलॉजी सब्जेक्ट को लेकर के अगर किसी को अब्रॉड में पढ़ना है तो उसके लिए क्या प्रोसेस होता है? प्रोसीजर जैसे बहुत सारी प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ भी होती हैं जो टाइम टू टाइम अभी निकालती हैं। वहाँ अगर जैसे नेशनल लेवल पे अगर बात करें, इंडिया लेवल पे, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड बहुत सारे कॉलेजेस हैं। फर्ग्यूसन कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, बेस्ट है जोलॉजी में, और साथ में अगर हम लोग देख लें प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ में तो क्राइस्ट यूनिवर्सिटी है बेंगलोर में, इस समय बहुत अच्छा कर रही है। प्रेसिडेंसी कॉलेज है कोलकाता का, प्रेसिडेंसी यूनिवर्सिटी है रादर अभी वो कोलकाता की, वो बहुत अच्छा उसमें परफॉर्म कर रहे हैं। MCC करके है, टिपिकल चेन्नई में है, और क्रिश्चियंस कॉलेज है ये चेन्नई का, वो भी बहुत अच्छा कर रहा है। माउंट कार्मल है बेंगलोर का,
ये लोग बहुत अच्छे तरीके से बहुत अपग्रेडेड पढ़ाई करवाते हैं। और अगर गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में हम लोग देखते हैं तो भी दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, या फिर हम लोग बात करें स्पेसिफिक मध्य प्रदेश में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी है, वो अपने आप में मुकाम रखती है। और ये सारी चीज़ें जो है, लेकिन अगर बच्चा फॉरेन जाना चाहता है या अब्रॉड 10+2 के बाद जाना चाहता है तो बहुत सारी यूनिवर्सिटी, फ्रांस में जैसे अभी बहुत ओपनिंग्स हो गई हैं और अलग अलग सब्जेक्ट में, लेकिन वहाँ पर जोलॉजी एज अ सब्जेक्ट नहीं लेते हैं, बायोलॉजिकल साइंसेज लेते हैं। और उनका एक्सपर्टीज़ किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट में होना चाहिए, जैसे अभी हमने जस्ट बोला बायोकेमिस्ट्री या माइक्रोबायोलॉजी या इससे रिलेटेड जेनेटिक्स की फील्ड है, ये सब में। तो अंडर ग्रेजुएट लेवल पे इफ़ यू आर टॉकिंग अबाउट तो बहुत सारे ऑप्शंस नहीं अवेलेबल हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में, लेकिन हाँ फेलोशिप्स हैं जहाँ पे बच्चा जा सकता है। और टाइम ये वेबसाइट्स पे अवेलेबल रहती हैं कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ किस तरीके से स्कॉलरशिप्स या फेलोशिप्स ऑफ़र कर रही हैं। दूसरा, गवर्नमेंट का एक सिस्टम बन गया है इंस्पायर करके। पहले KVPY करके एक प्रोग्राम हुआ करता था, किशोर वैज्ञानिक प्रोत्साहन योजना करके, लेकिन अभी वो उसको क्लब कर दिया गया है, एस्पायर ASPIRE, ये कंप्लीट है और वो उसको कर दिया है सरकार ने, जिसमें बच्चा स्कॉलरशिप के थ्रू भी अलग बड़े कॉलेजेस में बहुत आराम से पढ़ सकता है, जिसकी जैसी इच्छा हो या आगे जो काम करना चाहता है उस तरीके से। मैम, अगर मान लीजिए किसी ने ग्रेजुएशन यहीं किया हो इंडिया में, पर जॉब वो अब्रॉड करना चाहते हैं, या फिर मान लीजिए मास्टर्स भी कर लिया, PhD भी कर लिया, पर जॉब अब्रॉड करना चाहते हैं, तो उसके लिए मैम क्या प्रोसेस है? जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए फिर वही है कि मल्टीनेशनल कंपनीज़ में कैसी जॉब अपॉर्चुनिटीज़ निकलती हैं। आपका जो अभी हम लोगों ने बात की कि ग्रेजुएशन लेवल पे हम लोग बहुत स्पेशलाइजेशन नहीं कर पाते हैं, मास्टर्स लेवल में ही जाना पड़ता है स्पेशलाइजेशन के लिए, और उसके बाद आप बाहर की यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई कर सकते हैं। उसके लिए SAT करके एक एग्ज़ाम होता है, वो क्वालिफाई करना होता है। साथ में IELTS और TOEFL, टेस्ट ऑफ इंग्लिश एज फॉरेन लैंग्वेज, ये 2 एग्जाम्स जरूर क्वालिफाई करने पड़ते हैं। ये सपोर्ट करते हैं आगे किसी भी फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में ज्वाइन करने के लिए। लेकिन अगर जॉब अपॉर्चुनिटी के लिए जाना है तो आपको स्पेशलाइज करना पड़ेगा, स्पेशलाइजेशन में जाना पड़ेगा, तभी फॉरेन की कोई भी कंपनीज जो हैं वो हायर करती हैं। ड्रग बेस्ड इंडस्ट्रीज़ जितनी भी होती हैं वो ज़रूर से हायर करती हैं। बहुत सारे ऐसे जैसे न्यूरोलॉजी से रिलेटेड बहुत सारे ऐसी क्लिनिक, बहुत सारे ऐसी हॉस्पिटल्स होते हैं जो बच्चों को, जोलॉजी पढ़े हुए बच्चों को भी हायर करते हैं प्रॉपरली। लेकिन वही है कि बच्चों को मेहनत करके और हायर स्टडीज़ में जाने का ज़्यादा रखना चाहिए, जो बच्चे बाहर जाना चाहते हैं इस फील्ड से रिलेटेड। जी मैम, जब हम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ की बात करते हैं तो इंटर्नशिप की भी बात आती है। मैम, इंटर्नशिप का कितना इंपॉर्टेंस होता है अगर किसी को अच्छा करियर बनाना है जूलॉजी का ऑप्शन लेकर के? ऑल्सो मैम, झारखंड में अगर हम बात करें तो इंटर्नशिप के लिए कौन कौन से अच्छे अपॉर्चुनिटीज़ हैं? इंटर्नशिप बहुत इम्पोर्टेंस रखती है। आपकी जितनी भी एक्सपर्टीज़ है उनको ब्रश अप करने के लिए, उनको और अच्छा करने के लिए अगर इंटर्नशिप टाइम टू टाइम बच्चे छुट्टियों में निकाल सकें समय, तो बहुत सारी, जैसे यहाँ पे BIT मिश्रा है, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मिश्रा में है, ये अपना अप्रैल से ये लोग अपनी 3 मंथ्स की एक प्रॉपर इंटर्नशिप करवाते हैं, प्रॉपर ट्रेनिंग देते हैं। बच्चा किस फील्ड में करना चाहता है वो देते हैं, जोलॉजी से रिलेटेड जो भी एक्सपर्टीज़ करना चाहता है। उसके बाद टसर रिसर्च इंस्टीट्यूट है, ये भी करता है, और लैक रिसर्च इंस्टीट्यूट है। ये सारे के सारे, अगर हम लोग रांची की प्रिसाइसली बात करते हैं, ये झारखंड की, तो ये 3 काफ़ी बड़े इंस्टीट्यूट्स हैं जो इंटर्नशिप ऑफ़र करते हैं। और इंटर्नशिप करने से बहुत अच्छा रहता है, अपना जो भी फील्ड में आगे जाना है वो पहले से ही ब्रश्ड अप रहती है, तो आगे बहुत मदद मिलती है इसमें। जी मैम, अगर हम जूलॉजी ऑनर्स की बात करें तो ये अब फ़िलहाल तो 3 साल का कोर्स है, लेकिन अब जो हमारा नया पैटर्न आ रहा है इसमें मैम अगर कोई अलग अलग सब्जेक्ट ऑप्ट करना पड़ेगा तो जूलॉजी के साथ हम कौन कौन से अलग अलग कोर्सेज ले सकते हैं? क्योंकि अब तो मोस्ट ऑफ द यूनिवर्सिटीज़ NEP ऑप्ट कर चुकी हैं, 2020 का पैटर्न चल रहा है NEP। और अभी झारखंड की भी सारी जितने भी कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, इन लोगों ने 4 इयर्स का ये हो गया है कोर्स। इसमें थोड़ा सा बताना चाहते हैं कि बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि 4 साल तक इनको लगातार पढ़ना पड़ेगा और उसके बाद, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है कि बच्चे फर्स्ट ईयर किए, पहले जो होता था उसकी हम बात करें कि मान लीजिए किसी वजह से गैप हो गया, फर्स्ट ईयर करने के बाद किसी वजह से पढ़ाई में गैप हो गया, अब वो गैप
को फिल किया जा सकता है, कैसे किया सकता है कि वो 1 साल में अगर बच्चा निकल गया है या किसी वजह से तबीयत खराब हुई या कि कोई भी कारण हो सकता है, डिसकंटिन्यू हुआ, तो वो सर्टिफिकेट कोर्स में आ जाएगा। 10+2+1 ईयर सर्टिफिकेट कोर्स हो जाएगा। उसका जो भी उस दौरान उसने पढ़ाई की है वो उसकी एक्सपर्टीज़ मानी जाएगी। उसके बाद अगर वो 10+2+2 में मतलब आगे 2 साल करके फिर छोड़ देता है, वो डिप्लोमा दिया जाएगा उसको और वो उसकी एक्सपर्टीज़ रहेगी जो स्पेशल कोर्स उसने कर रखा है। 3 साल करने पे वो डिग्री उसको प्रॉपर मिलेगी। उसके बाद वो चाहे तो वो एग्जिट स्टेज होती है जो अभी हम लोग की करंट चल रही थी, एग्जिट स्टेज है, वो 3 साल करके बाहर जा सकता है, मास्टर्स कर सकता है। लेकिन जो बच्चा रिसर्च के लिए ओरिएंटेशन रखता है वो 4th ईयर में जा सकता है बहुत आराम से। उसको पीजी या पोस्ट ग्रेजुएशन सिर्फ 1 साल का करना होता है और ये उसमें रिसर्च मेथडोलॉजी वगैरह सीखते हैं। तो जो बच्चे हायर एजुकेशन में जाना चाहते हैं वो 4 इयर्स का कोर्स लें, और जो बच्चे ग्रेजुएशन के तुरंत बाद कुछ करना चाहते हैं, मतलब जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हैं, वो अपना 3rd ईयर करके दे कैन एग्जिट। वो स्टेज होती है पूरी एग्जिट करने की। कोर्सेज जो और साथ में कुछ तो बहुत सारे मैंडेटरी कोर्सेज हैं, जैसे अगर हम लोग बात करें तो एनईपी में ज़ूलॉजी के साथ में मैंडेटरी है, लेकिन अगर सब्सिडियरी कोर्सेज या आईआरसी इस समय हम लोग उसको बोलते हैं, उसमें सेक भी आता है, स्पेशल जो इलेक्टिव सब्जेक्ट्स होते हैं वो भी आते हैं। तो जो बकेट मिलती है, बकेट एज इन जिसमें लिस्टिंग होती है कोर्स की, वो ज़ूलॉजी के साथ बायोटेक्नोलॉजी ले सकते हैं, वो उनको मदद करेगा। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हैं क्योंकि ज़माना कंप्यूटर्स का ही है, एआई का ही है। बायो इन्फॉर्मेटिक्स ले सकते हैं। ज़ूलॉजी के साथ बॉटनी भी बहुत सारे बच्चे कॉम्बिनेशन रखते हैं, केमिस्ट्री भी, जो ये तो मतलब क्लासिकल कॉन्सेप्ट हो गया कि बॉटनी के साथ में आप ज़ूलॉजी रखिए या बॉटनी या केमिस्ट्री रखिए ज़ूलॉजी के साथ में। लेकिन बायोटेक्नोलॉजी है, माइक्रोबायोलॉजी है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स है और नैनो बायोटेक्नोलॉजी है। ये सब भी ऑप्ट कर सकता है। इनमें से कोई एक कोर्स भी साथ में ऑप्ट किया जा सकता है बहुत आराम से। मैम, आप रिसर्च वर्क के बारे में बात कर रही थी और आपने अभी रिसर्च वर्क किया हुआ, आपके रिसर्च पब्लिश हो चुके हैं। तो मैम आपसे मैं जानना चाहूँगी कि अगर कोई बच्चा रिसर्च में आगे जाना चाहता है तो उसके लिए क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं? रिसर्च में आगे जाने के लिए भाई हमने जैसे अभी बात की, या तो बच्चा पर्टिकुलर किसी यूनिवर्सिटीज़ का रिसर्च एंट्रेंस टेस्ट दे, या फिर नेट नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है जो पोस्ट ग्रेजुएशन अपियरिंग में भी बच्चा भर सकता है और पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद भी वो अपियर हो सकता है। साथ में स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होते हैं जो दे सकता है बच्चा, और डायरेक्ट किसी भी यूनिवर्सिटीज़ में जा कर के ये काम कर सकता है। जो भी गाइड हो, जो अपनी चॉइस फील्ड ऑफ चॉइस है उसमें कर सकता है बहुत आराम से। लेकिन बड़े इंस्टीट्यूशंस की अगर हम लोग बात करें, JNU है, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी है दिल्ली की, ये पीजी कोर्सेज के साथ में बहुत अच्छा रिसर्च मॉडल भी देती है बच्चों को। साथ में IISc, जिसको हम लोग बोल सकते हैं कॉन्टिनेंट का एक बहुत ही अच्छा इंस्टीट्यूशन है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेज बेंगलोर का। ये सारे इंस्टीट्यूट्स जो हैं ये नेट JRF क्वालिफाइड बच्चों को आराम से लेते हैं, और उनकी जो फील्ड होती है चॉइस की, जैसे बहुत सारे बच्चे नैनो बायोटेक्नोलॉजी एडजस्टोड उसमें जाना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे इकोलॉजी में काम करना चाहते हैं, बहुत सारे बच्चे एनिमल बिहेवियर, ये हम टिपिकल बात कर रहे हैं, एक्सपर्ट सब्जेक्ट्स की बात करें, एनिमल बिहेवियर में वर्क करना चाहते हैं, उनके लिए अलग अलग लैब्स हैं, बहुत अच्छे तरीके से इसमें जा सकते हैं रिसर्च। और इससे फिर वो फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाना, पोस्ट डॉक्टोरल फेलोशिप्स करना, वो काफ़ी आसान हो जाता है बच्चों के। मैम, जब भी हम जूलॉजी ऑनर्स की बात करते हैं ना, तो उनमें ज़्यादातर ऐसे बच्चे होते हैं क्योंकि जिन्होंने 12th तक बायो लिया है, मेजॉरिटी का माइंडसेट है नीट देना है, मेडिकल निकालना है, पर नहीं होता है तो फिर वो ऑप्ट करते हैं कि चलो जूलॉजी भी ले लेते हैं। तो मैम, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी क्योंकि मुझे लगता है ये ज़्यादातर बच्चों का क्वेश्चन होगा कि अगर कोई नीट करना चाह रहा है पर क्योंकि वो अबाउट ड्रॉप ईयर्स नहीं ले सकता है, तो वो क्या साथ में जूलॉजी ऑनर्स लेकर के नीट की तैयारी कर सकता है? क्या आपने कोई ऐसे स्टूडेंट्स देखे जिन्होंने दोनों साथ में कर लिया और हो गया हो? एग्जैक्टली, बहुत सारे बच्चे हैं जिनको देखते हैं जो चाहते हैं, फैमिली प्रेशर होता है, कुछ अपना भी बच्चे सोचते हैं कि लॉस ना हो, अपने ईयर्स भी लॉस ना हो, तो वो जूलॉजी अंडर ग्रेजुएट कोर्स भी ऑप्ट करते हैं, साथ में वो नीट की तैयारी भी करते हैं। और हाँ, साथ साथ निकला भी है, कई बच्चे ग्रेजुएशन करने के बाद भी उनका मेडिकल एंट्रेंस क्वालिफाई हुआ है। मतलब ये पॉसिबल है हाँ, दोनों साथ में कर सकते हैं। दोनों कर सकते हैं। तो मतलब बच्चों का उतना टाइम नहीं जाता है या जाता है? बस कुछ कॉलेजेस का ये रहता है कि
अटेंडेंस की बहुत बाइंडिंग है। yes, तो बच्चा अगर घर में पढ़ के कवर भी कर लेता है, तो अगर अटेंडेंस की बाइंडिंग है तो थोड़ा सा छूट जाता है बच्चों का कभी कभी, बट अदरवाइज बच्चा आराम से कर सकता है, क्योंकि ज़ूलॉजी एज अ सब्जेक्ट वो वहाँ भी पढ़ रहा है और यहाँ भी उसको पढ़ना रहता है। मैम अगर हम नीट की बात करें तो उसके लिए तो इतने सारे कोचिंग्स हैं कि अगर नाम लेंगे तो पूरा टाइम निकल जाएगा, लेकिन आजकल CUET के लिए भी कोचिंग आ रहे हैं। तो मैम मैं आपसे जानना चाहूँगी कि अगर ज़ूलॉजी के लिए अगर किसी यूनिवर्सिटी में अगर एडमिशन लेना है तो इन कोचिंग्स का कितना इम्पोर्टेंट है? क्या सेल्फ स्टडी से हो जाएगा या कोचिंग्स ज़रूरी हैं? कोचिंग मैं बहुत प्रमोट तो नहीं करती हूँ कोचिंग को। बच्चा अगर परसिवरेंस है बच्चे में, या बच्चा अपने से पढ़ रहा है, उसको सिलेबस क्लियर है कि क्या पढ़ना है, कहाँ कितना पढ़ना है, अगर उसको सिलेबस क्लियर है, एक गाइडेंस वो अपने प्रोफेसर से ले सकता है या जिनसे पढ़ रहा है। कोचिंग में थोड़ी सी एक गाइडेंस इसकी मिल जाएगी अगर बच्चा कंफ्यूज्ड है कि उसको क्या पढ़ना है, इसमें अगर कंफ्यूजन है। बट अदरवाइज क्योंकि बेस उसका NCERT है, बच्चा खुद मेहनत करे तो भी बहुत आराम से क्वालिफाई कर सकता है CUET में। मतलब नॉर्मली अगर हम लोग बात करें तो 500 का स्कोर एक ठीक ठाक सा एवरेज स्कोर माना जाता है। अगर बच्चा उससे ऊपर आता है, 600 के आसपास के स्कोर में आता है, तो वो बच्चा एक्सपेक्ट कर सकता है कि उसको बहुत अच्छा कॉलेज मिलेगा। तो वो जो बच्चे नीट की तैयारी करते ही हैं, जो बच्चे हैं, तो वो साथ साथ में तैयारी CUET के एंट्रेंस की भी इक्वली गुड हो जाती है। जी मैम। तो वो उस तरीके से कर सकते हैं बहुत आराम से। मैम एडमिशन के बाद जब हम BSc में एडमिशन ले लेते हैं तो बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो फाइनेंशियली उतने स्टेबल नहीं होते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप का कोई प्रोविज़न होता है कॉलेजेस में? बहुत सारी हैं, कॉलेजेस खुद भी स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं परसेंटेज, लेकिन वो डिपेंड करता है कि उनके अपने मार्क्स कैसे रहे हैं। क्योंकि स्कॉलरशिप नॉर्मली उसी पे प्रोवाइड की जाती है। बहुत सारी माइनॉरिटी स्कॉलरशिप भी हैं जो गवर्नमेंट टाइम टू टाइम वेबसाइट्स पे अपने देती रहती है कि वो उन बच्चों को भी सपोर्ट करेगी। जो जैसे अभी आज की अगर मैं बात करूं तो 25 बच्चे सेलेक्ट हुए हैं फॉरेन यूनिवर्सिटीज़ में जाने के लिए, जिन पे गवर्नमेंट 1 करोड़ पर हेड खर्च करने के लिए तैयार है जी। और लेकिन इसका एक प्रोसेस होता है, डिफरेंट स्टेजेस होती हैं, रिटन होता है, इंटरव्यूज़ होते हैं, एक्सपर्ट्स होते हैं उसमें जो बैठते हैं। तो बच्चा अगर विलिंग है तो उसको ज़रूर मिलती है स्कॉलरशिप। कुछ कॉलेजेस भी हैं जो माइनॉरिटीज़ को स्कॉलरशिप देते हैं उनके परसेंटेज के बेसिस पे। सरकार पूरी मदद करती है इसके लिए। थैंक यू मैम, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमने ज़ूलॉजी को लेकर के ना ही सिर्फ अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, PhD रिसर्च तक का हमने बात किया है, इसके अलावा लोगों के पास प्राइवेट, पब्लिक, हर तरीके की क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़ हैं ज़ूलॉजी को लेकर के, उस सब पे हमने बात की। हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया मैम, आज आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। मैं मिलूँगी आपको और भी है राहें के अगले कार्यक्रम में, तब तक के लिए जोहार।